नमस्कार प्यारे मित्रों, सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलिए औसत में ही आज हम लोग बढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको औसत चाल समझाया था कि कैसे निकलता है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर कुछ संख्याएं निर्धारित हों, उनका औसत भी आपको प्राप्त हो और नियत परिवर्तन उन संख्याओं में हो जाए तो वही नियत परिवर्तन जो है उन संख्याओं के औसत में भी होगा, ठीक है। तो चलिए उनसे ही संबंधित आज कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। चौक कहां चला गया है? चलिए चौक भी मिल गया है। सबसे पहला पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर कुछ संख्याएं दिया हुआ हो और उसका औसत भी दिया हुआ हो, फिर पुनः उन संख्याओं में अमूलचूल कुछ नियत परिवर्तन हो जाए तो औसत में भी समान वही नियत परिवर्तन होगा। देखिए मान लिया जाए 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याओं का औसत 43 है। यदि इन संख्याओं में यानी 8 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, यही प्रश्न हमारे सामने। 8 की वृद्धि कर दी जाए, इसे प्रश्न देखिए क्या है। 15 संख्याओं का औसत 43 है। यदि इन संख्याओं में 8 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? 8 की वृद्धि से समझ रहे हैं, प्रत्येक संख्या में जो है 8 बढ़ा दिया जाए। ऐसा समझिए कि प्रत्येक में 8 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक में 8 बढ़ा दिया जाए। जो ये 15 संख्या है ना, उन 15 संख्या में 8 8 8 8 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत हमारा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। क्या कहा है? नियत परिवर्तन अगर हो, प्रत्येक संख्याओं में, इन संख्याओं में नियत परिवर्तन हो जाए तो औसत में भी वही नियत परिवर्तन होगा। तो प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है? +8। तो इस औसत में भी यही +8 होगा, यानी कि 51। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझाते हैं ऐसा होता क्यों है। ठीक है, पिछला क्लास में सिर्फ इंट्रो दे के छोड़ दिया था, और समझा रहे। मान लीजिए 4 संख्या ले लेते हैं हम, 4 संख्या, चलिए 5 7 8 11। ठीक है, कोई क्रमागत संख्याएं नहीं है तो ताकि आपको ये ना लगे क्रमागत संख्या सर पढ़ा दे रहे हैं। कोई भी संख्या ले लिया हमने, 5 7 8 11, आप 10 12 15 16 कुछ भी ले सकते हैं, कितने भी 15 संख्याएं भी ले सकते हैं। ये छोटा इसलिए लिया कि ताकि आपको समझा सकूं अच्छे से कम समय में। देखिए सबों में मान लीजिए इन सबों का औसत पहले निकाल लीजिए क्या है। 5 7 12 8 20 और 11 31। 31 भागा कितना? 4। चलिए इसको बढ़ा दिए, 12 कर दिए तो ये 32 हो जाएगा और 4 से भाग पड़ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो समझने में आपको आसानी होगा। तो आ गया ये हमारा औसत 8। अब मान लिया जाए सबों में 8 8 की वृद्धि कर दें तो 8 5 13। ठीक है, 7 8 15, 8 8 16 और 12 8 20। अब औसत देखिए 10 10 20 10 30 20 50, 6 5 11 3 14, यानी कि 64। 64 भागा 4 बराबर 16, नया औसत क्या हुआ? इस 8 से 8 ज्यादा, इस 8 से 8 ज्यादा। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सबों में समान वृद्धि हुआ है ना 8 का, इसमें +8 इसमें +8 इसमें +8 इसमें, तो अंतर कहां से आएगा? अंतर कहां से आएगा? वही 8 तो सबों में चला जाएगा ना, 8 8 8 8 8 8 सबों से 8 निकल के फिर इसी 8 में जुट जाएगा, क्योंकि सारा में 8 ही का डिफरेंस हुआ है। किसी में 8 किसी में 4 ऐसा तो हुआ नहीं है, सब में बराबर वृद्धि हुआ है, या घटेगा तो बराबर घटेगा। तो ऐसे केस में औसत जो है जितना संख्या में वृद्धि हो रहा है औसत में भी उतना ही वृद्धि कर देना है। ठीक है, तो 43 8 51 हो गया यहाँ पर।
ठीक है, कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 25 संख्याओं का औसत 55 हो एवं यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाए तथा 7 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, प्रश्न है यदि 25 संख्याओं का औसत 55 हो एवं यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाए तथा 7 जोड़ा जाए तो नई औसत क्या होगा। यानी कि नया औसत पूछा जा रहा है। तो 25 संख्याएं हैं, औसत 55 है, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए तथा 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में कतई घबराना नहीं है। देखिए करना क्या है, हमको संख्या को भूल जाइए, सारा खेल औसत के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है अगर संख्याओं में नियत परिवर्तन होगा, यदि संख्याओं में नियत परिवर्तन होगा तो औसत के साथ सेम नियत परिवर्तन होगा। तो 55 संख्या में क्या कह रहा है, 5 से भाग दिया जाए और 7 जोड़ा जाए, तो 55 में पहले 5 से भाग देंगे, आएगा हमारा 11 प्लस इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा 18। यही हमारा नया औसत होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन संख्याओं का औसत 45 है तथा है यदि 55% संख्या में 17 जोड़ा जाए तथा शेष संख्याओं में 9 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि पहले तो समान परिवर्तन करते थे सभी संख्याओं के साथ तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता था, लेकिन अब क्या किया है 55% संख्याओं के साथ, सबसे पहले हमारा संख्या दिया हुआ नहीं है, 55% संख्याओं के साथ कह रहा है कि 17 जोड़ा जाए तथा शेष संख्याओं में 9 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। n संख्याओं का औसत 45 है, यदि 55% संख्याओं में 17 जोड़ा जाए तथा शेष संख्याओं में 9 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए सेम है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का हेर फेर है। पहले क्या करते थे, टोटल संख्याओं के साथ एक ही कार्य करते थे, इसलिए डायरेक्ट जो है नया औसत वही कार्य इसके साथ पुराने औसत के साथ करते थे। ठीक है, तो अब देखिए हमें करना क्या है, कह रहा है कुल संख्याओं का 55%, तो 55% का अर्थ क्या होगा 55 भागा 100 है कि नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना आपको। 55 भागा 100 इसका तात्पर्य 11 पचे 55 और 20 पचे 100, ठीक है कि नहीं, 5 से दोनों डिवाइड कर दिए तो 11/20 यानी कि 20 संख्याओं में 11 संख्या, 20 में 11 निकाल लीजिए 55% ही होगा। 20 संख्याओं में 11 संख्या के साथ क्या कह रहा है, प्रत्येक में जो है 55 जोड़ा जाए, 17 जोड़ा जाए। यदि 55% संख्याओं में 17 जोड़ा जाए तथा शेष कितना बच गया 9 संख्या।
अब क्या है, शेष संख्याओं में 9 घटा दिया जाए, 9 माइनस करना है, तो 9 गुना 9, ठीक है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो 11 संख्या के साथ क्या है, प्रत्येक में करना है, नहीं कि टोटल संख्या का 17% 17 जोड़ना है, नहीं। अगर 20 संख्या है तो 11 और 17 28 नहीं कर देना है, प्रत्येक संख्या में 17 जोड़ देना है। तो प्रत्येक संख्या में 17 जुटेगा, तो हर एक 11 संख्या में 17 जुटेगा, तो 17 गुना 11 टोटल परिवर्तन कितना हो जाएगा, एक संख्या में अगर 17 जुटेगा तो 11 संख्या में 17 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 17 गुना 11, तो दोनों को गुना कर दीजिए, प्लस में है ये 11 सती 77, 11 में 11 7 18, ठीक है। ऐसे 11 का गुना करने का नियम आपको पता ही है, दोनों क्या कहते हैं, 7 को 7 रख देंगे और 7 1 8 जोड़ देंगे, फिर 1 को यहां पर रख देंगे, वही इसका नियम है, विस्तृत रूप से मैंने आपको बताया हुआ। और 9 गुना 9, 9 शेष संख्या कितना है 9, प्रत्येक में क्या कर रहा है 9 घटा देना है, तो 9 से गुना कर दिए, इसमें 81, 9 गुना 9 81। अब देखिए परिवर्तन क्या हो गया, 187 प्लस हो रहा है, 81 माइनस हो रहा है, तो टोटल होलसेल में क्या परिवर्तन हो रहा है हमको ये देखना है ना। तो कितना परिवर्तन हो गया, 106 का 106 का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम हो रहा है। जब 106 का परिवर्तन हो रहा है तो टोटल प्रत्येक में कितना का परिवर्तन हो रहा है, तो प्रत्येक टोटल 106 परिवर्तन हो रहा है, तो प्रत्येक में कितना, तो प्रत्येक कितना है 20 है, टोटल संख्या क्या है 20 है, तो 20 से भाग देंगे तो एक में प्रत्येक में कितना परिवर्तन हो रहा है हमारा ये निकल जाएगा। तो 20 × 100 और बच गया 6 बच गया, तो 20 तिहाई 60 गया, तो 5.3 हो गया। अब देखिए 45 जो औसत है पुराना वाला, इसमें आप 5.3 जोड़ दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वही हमारा हल हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए अगर कंफ्यूजन है तो सवाल करें, कमेंट करें, आपको उसका और अच्छी तरह से जानकारियां दी जाएगी। चलिए नया क्वेश्चन तैयार कर लिया मैंने, उसी क्वेश्चन से नया क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया। n संख्याओं का औसत 65 है, यदि 55% संख्याओं में 12 जोड़ा जाए तथा शेष संख्याओं में 11 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए ये यहां पर कुछ भी हो सकता है, 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 उससे डरना नहीं है, आपका कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा, आप आसानी से एग्जाम्स में हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं 55%, चलिए इसको भी चेंज कर ले हम आपके लिए, चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं, 65% करते हैं, 65% सारा चेंज हो गया, ठीक है। 65% का तात्पर्य क्या हुआ, 65 भागा 100, ठीक है, तो 13 भागा 20, 13 भागा 20, यानी कुल संख्या हमारा 20 है, इसमें 13 है और दूसरा 7 है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर 65% का तात्पर्य क्या हो गया, 20 में से 13 संख्या, 20 में से 13 संख्या, ठीक है। तो देखिए नीचे 100%, ऊपर 65 रखा हुआ है, तो जो पूरा रहता है ना वो नीचे रहता है, पूरा नीचे रहता है, हर में रहता है। तो 20 में से 13 और 20 में से 7, 2 पार्ट में संख्याओं को बांट दिया गया, क्योंकि हमें तो संख्या प्राप्त है नहीं कि 50 संख्या है, 100 संख्या है, उससे हम निकाल लें, हमको यही से हल करना है, ठीक है। तो अब 13 संख्याओं में क्या कर रहा है, 12 जोड़ा जाए, तो 13 गुना 12, एक संख्या के साथ अगर 12 जोड़ा जाएगा तो 12 का परिवर्तन होगा, और 13 संख्याओं में प्रत्येक में 12 जोड़ा जाए तो 13 गुना 12 का परिवर्तन होगा, तो 13 गुना 12, 12 36 का 6, 12 एकम 12 और 3 15, 156। उसके बाद प्रत्येक में 11 का घटा दिया जाएगा, शेष संख्याओं में 11 घटा दिया जाए, 11 माइनस हो गया, आइए 11 × 77 -77 क्या हो गया आंसर, देखिए
परिवर्तन, होल एंड सोल परिवर्तन कितना हो गया? 156 में से 100 में से सिर्फ 77 घट जाएगा, ठीक है। तो 16, चलिए अंतर निकालते, दोनों को घटाते हैं। 16 में से 7 गया तो 9, उसके बाद यहां बच गया 14, 14 में 7 गया तो 7, ठीक है, यानी 79। अब कुल संख्या कितना है? 20, कुल संख्या 20 है, तो 79 में 20 से भाग दे देंगे तो अप्रॉक्स 4, APROX, अप्रॉक्स 4, अप्रॉक्स 4 का अंतर, तो क्या प्लस में अंतर ना, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस में अंतर, तो इस औसत में यहां अप्रॉक्स 4 को प्लस कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर जो है अप्रॉक्स 69 आ जाएगा। अब ऑप्शन के अनुसार आप कर लें कितना दशमलव तक हो, ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट मैंने आपके साथ और डिस्कस किया था, औसत चाल, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग यहां पर देखते हैं। प्रश्न है, एक बाइक सवार की चाल क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि निश्चित दूरी तय करता है और वापस आता है, औसत चाल ज्ञात करें। कहने का तात्पर्य है, एक बाइक सवार एक निश्चित दूरी तय करता है और वापस लौट आता है, उसका चाल जो है जाने में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और आने में 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल क्या था, ठीक है। औसत चाल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, दोनों चाल 2 गुना दोनों चाल का गुणनफल भागा दोनों चाल का योग x प्लस वाई, है कि नहीं, ये तो याद ही होगा, पिछला क्लास आपने देखा होगा। तो 2xy 2 गुना, यहां देखिए दूरी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, अगर एक निश्चित दूरी तय किया गया हो दो असमान चाल से, तो फिर यहां पर दूरी का कोई तात्पर्य ही नहीं रहता है, कोई अर्थ ही नहीं हो जाता है। ये दो जो है ना, ये दो जो है इसी दूरी का प्रतीक है, एक दूरी जाने में एक दूरी आने में, तो 1 1 2, ठीक है। तो 2 गुना XY है तो 15 गुना 25 भागा 15 जोड़ा 25, सॉल्व कर दीजिए। 2 गुना 15 गुना 25 भागा 40, तो 5 बचे 25 और 5 8 40, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 15 पचे 75 भागा 4। आप देखिए कि आंसर ऑप्शन में किस प्रकार है, उस प्रकार आप इसको लाए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना। एकदम आसान क्वेश्चन है ये, एकदम आसान पैटर्न है, आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसे सारे के सारे प्रश्न चुटकियों में हल हो जाएंगे। कहना क्या है, देखिए इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको हल करा सकते, कुछ भी आप रख लीजिए पॉइंट, दूरी आपका समान होना चाहिए, चाल आपका समान होना चाहिए, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, 2 गुना XY बटा x प्लस वाई, ठीक है। अगर 3 समान दूरी है, 3 असमान चाल है, तो 3xy बटा xy प्लस xz प्लस yz, ठीक है। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। प्रश्न क्या है, 180 किलोमीटर की दूरी जाने में 6 घंटा तथा वापस आने में 9 घंटा लगता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। अब गया कैसे, पैदल गया, स्टीमर से गया, बोट से गया, जैसे भी गया, इसलिए तो यहां पर दिया नहीं कैसे गया। आप क्वेश्चन अपने मन में तैयार कीजिए, ठीक है। कैसे गया, कितना दूर गया, कितना कितना घंटा लगा, या कितना कितना चाल था, और उसको फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इस कंसेप्ट से सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसके लिए क्या है, कुल दूरी कितना तय किया, 180 प्लस 180। जब आपके पास आवर हो ना, जब आपके पास आवर हो कि कितने घंटे में गया, कितने घंटे में वापस आया, तो दूरी का महत्व आ जाता है। तो दूरी का महत्व आ जाता है कुल दूरी भागा कुल लगा समय, औसत चाल। 9 प्लस 6, 9 घंटा प्लस 6 घंटा, बड़ा 360 भागा 15 घंटा। 15 से काट दीजिए, 15 दूना 30, बच गया 6, 15 चौका 60, बराबर 24 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ऐसे आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको दूसरे एंगल से सॉल्व कर सकते हैं, इसी को नए क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 180 किलोमीटर की दूरी जाने में 6 घंटा लगता है, तो चाल हमारा क्या हो गया, पहला चाल क्या हो गया, चाल नंबर 1 क्या हो गया, 30 किलोमीटर, 30 kmph, ठीक है, 180 भागा 6। दूसरा चाल क्या हो गया भाई, चाल नंबर 2 क्या हो गया हमारा, 9 घंटा लग रहा है 180 किलोमीटर आने में, तो 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 kmph, ठीक है। अब जब हमारा दोनों चाल हमें प्राप्त है, दूरी हमारा समान है, तो औसत चाल कैसे निकलेगा, 2 गुना एक्स वाई यानी 30 गुना 20 भागा एक्स प्लस वाई, 30 प्लस 20, सॉल्व कर लीजिए, 2 गुना 30 गुना 20 भागा 50, 0 0 कट गया, 5 चौक 20, बराबर 4 तिया 12 गुना 24, 24 kmph, ठीक है। समझ में आ गया, दूरी क्यों नहीं इफेक्ट करता है। अगर यहां पर चाल दिया हो तो दूरी से हमारा कोई मतलब क्यों नहीं रहता, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि चाल निकलने में दूरी का प्रयोग कर लिया गया है। चाल जब हमने निकाला, जैसे ही चाल हमने यहां पर कह दिया, वैसे ही दूरी का प्रयोग हो चुका है। तो दूरी का प्रयोग हो गया तो 10 बार दूरी का प्रयोग करेंगे नहीं ना, तो चाल से हम ये औसत चाल निकाल लेंगे। या समय है तो समय से हमने कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल हमारा यहाँ 24 होगा, ठीक है। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बस पहला 50 किलोमीटर 30 के स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चलता है तथा दूसरा 50 किलोमीटर 40 kmph के चाल से तथा तीसरा 50 किलोमीटर 50 kmph के चाल से चलता है, तो ज्ञात करें कुल 150 किलोमीटर यात्रा तय करने में औसत चाल क्या था। चलिए
क्वेश्चन है एक बस पहला 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तथा दूसरा 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा तीसरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो ज्ञात करें कुल 150 किलोमीटर यात्रा तय करने में औसत चाल क्या था। ठीक है, ऐसा ही पूछ सकता था कितना समय लगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। औसत चाल निकालिए, समय निकल जाएगा। समय निकालना तो आसान है, यहाँ भाग दीजिए, यहाँ से भाग दे दीजिए, यहाँ से भाग दीजिए, कुल कितना समय लगा ये पता चल जाएगा। या औसत चाल निकाल लीजिए और कुल 150 किलोमीटर आप भाग दीजिए, समय निकल जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो औसत चाल है 3 समान दूरी 3 असमान चाल से चला गया तो औसत चाल क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपने याद किया है, पिछला क्लास मेरा देखा है, तो आपको पता होगा इस दूरी का कहीं कोई अर्थ नहीं रहता है हल निकालने में। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, 3xy भागा xy प्लस xz प्लस yz। ठीक है, अब xyz है क्या है, 3xyz होगा। ठीक है ना, xyz क्या है, xyz चाल है, xyz चाल है, 3 असमान चाल। अगर दूरी रहता तो दूरी तो समान है, अलग होने का तात्पर्य नहीं है। ये xyz अलग अलग बिंदुओं को दर्शाता है, इसलिए अलग अलग ये जो चाल दिखाई दे रहे हैं वही ये चाल है। ठीक है ना, तो 3xyz तो 3 गुना x क्या है 30 किलोमीटर, y क्या है 40 किलोमीटर और z कितना है 50 किलोमीटर। अब भागा x y 30 गुना 40 1200 प्लस x z 30 गुना 50 1500 प्लस y z 50 गुना 40 2000। आइए देखिए, इसमें भी 2 इसमें 3 जीरो है, तो 2 जीरो तो कॉमन हो जाएगा ना, 100 वाला है कि नहीं। 2 जीरो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 जीरो 2 जीरो कट गया, 10 और 10 100 हो गया, कट गया। तो आइए 3 गुना 4 गुना 50 भागा क्या है, ये तो 12 बच गए यहाँ पर, 12 15 27 और 20 39। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, 12 15 27 और यहाँ 20 था, 27 20 कितना होता है यार, 47 होता है, 39 करते हैं अभी 47। अब डिवाइड हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो कर दो, जितना हल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए करना क्या था, कुछ नहीं है, तीनों जो चाल है ना उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि समान चाल है ना, समान दूरी है ना, दूरी समान होना तो दूरी का कोई महत्व रह नहीं जाता। असमान दूरी होता तो कोई बात होती, लेकिन असमान दूरी तो है नहीं, इसलिए ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तीनों चाल, उसको गुना 3 से कर दिए, क्योंकि समान 3 दूरियां समान है तो 3 से गुना हो गया, प्लस 2 चाल आपस में मल्टीप्लाई होंगे सभी, तो एक बार xy फिर xz फिर yz। ठीक है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो उसके जोड़ दिए, तो ये हमारा, इसको हल करेंगे तो आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। हैप्पी दिवाली।